अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ वेरी स्पेशल शो ऑफ ज़रा हटके। आपको याद होगा कि पिछले माह हमने आपको बताया था ईदी अमन अवार्ड्स के बारे में। थोड़ा सा आपको दोबारा बता देते हैं कि ये अवार्ड्स ईदी फाउंडेशन और अमन फाउंडेशन ने मिलकर अपने उन हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आप जैसे और मुझ जैसे लोगों की खिदमत की है, हमारी जानें बचाई हैं। द आइडिया ऑफ द अवार्ड्स अगेन, जैसे मैं कह रहा था कि जॉइंट कोलैबोरेशन एफर्ट थी ईदी फाउंडेशन और अमन फाउंडेशन की। 3 हेल्थ केयर वर्कर्स अमन फाउंडेशन की तरफ से नामजद हुए और 3 हेल्थ केयर वर्कर्स ईदी फाउंडेशन की तरफ से नामजद हुए। और उसी दिन हमने बात की थी कि इंशाल्लाह हम प्रोग्राम बनाएंगे कि जो अवार्ड विनर्स हैं और जो अवार्ड नॉमिनीज़ हैं उनको हम अपने शो पे बुलाएंगे, आपसे भी मिलाएंगे और ख़ुद भी उनसे बात करेंगे। तो बहुत फ़ख्र के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अमन फाउंडेशन के विनर सईद खान साहब और ईदी फाउंडेशन के विनर मीर अफजल साहब। बहुत बहुत मुबारक हम सब की तरफ से और पूरी पाकिस्तान के अवाम की तरफ से। ना सिर्फ मुबारक बल्कि थैंक यू आपके काम के लिए। और मैं तारुफ़ कराता चलूँ कि सईद खान साहब जो हैं इनका ताल्लुक़ वैसे तो स्वात से है, लेकिन कराची में पैदा हुए। सन 62 से इनके वालिदैन यहाँ हैं और पहले ये लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में थे और वहाँ इन्होंने अच्छा खासा तजर्बा हासिल किया। पिछले 7 साल से अमन फाउंडेशन के साथ हैं। इनके 3 बेटे हैं और ये 24 घंटे वक्फ हैं अपने घर वालों से ज़्यादा हमारे लिए। और जो मीर अफजल साहब हैं, आप पिछले 34-35 साल से ईदी फाउंडेशन के साथ वाबस्ता हैं। मानसेरा से आपका ताल्लुक़ है। 5 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं। एक बेटा इनका ईदी फाउंडेशन में ही इनके साथ काम करता है, बाकी पढ़ रहे हैं। सईद खान साहब से बात हो रही थी, बल्कि इनकी मैंने वीडियो भी देखी जिसमें जी इन्होंने कहा ये डॉक्टर बनना चाह रहे थे, लेकिन बावजूद ज़ाहिर है जो माशी मुश्किलात के फिर इन्होंने नर्सिंग को चूज़ किया और फिर उसमें इतने आगे गए और जिस तरह डिवोट की, तो मेरे ख्याल में उन्हीं से सुन लेते हैं। सईद साहब पहले अपनी कहानी तो सुनाए कि कहाँ से शुरू हुई, कैसे आप इस फील्ड में आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं चूँकि एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में था, वेल नॉन हॉस्पिटल ऑफ कराची सिटी, तो अक्सर औकात जब पेशेंट को मैं आईसीयू में या इमरजेंसी में देखा करता था तो अपने सीनियर्स डॉक्टर से पूछता था कि सर ये पेशेंट इतना क्रिटिकल कंडीशन में किस तरह पहुंचा। तो मेरे सीनियर्स जो रेजिडेंट हुआ करते थे, कंसल्टेंट हुआ करते थे, वो यही जवाब देते थे कि ऑन स्पॉट इनको ट्रीटमेंट नहीं दी गई या ब्लड लॉस कर गए या किसी ने इनको रोड से उठाते हुए सही तरीके से पिक नहीं किया तो इनको स्पाइनल इंजरी हो गई या सर्वाइकल इंजरी हो गई। बड़ा दुख महसूस होता था मुझे कि काश कोई हमारे मुल्क में ऐसा इदारा होता जो ऑन स्पॉट जाके मौके पे पहुंच के लोगों की मदद करता। यूरोपियन कंट्रीज़ की वीडियोस हम सबके सामने हुआ करती थी कि वहाँ घर से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और उनके पैरामेडिक्स इतने ट्रेंड होते हैं। तो फिर जब जैसे ही मुझे पता चला कि अमन फाउंडेशन का आगाज़ हुआ है कराची सिटी में और उसमें इस तरह स्टाफ नर्सिस को जो है वो ले रहे, जॉब दे रहे उनको, तो मैंने भी अमन फाउंडेशन में जाने का फ़ैसला किया कि जब मैं इतने साल हॉस्पिटल में रहा हूँ तो क्यों ना मैं घर से ही शुरू करूँ किसी की मसीह आई। और जैसे वो परवीन शाकिर का एक शेर है कि उसने तपती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा रूह तक आ गई तासीर मसीह आएगी। तो वो थेरापेटिक टच की जो बात कर रही थी परवीन शाकिर, उसका जज्बा कुछ मेरे अंदर भी था। क्या बात है क्या इन्होंने डायमेंशन दिया। इनका वीडियो देखे ना तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की भी बात कर रहे थे, तो मतलब कि आप काफी इन्वॉल्वमेंट है आपकी इस फील्ड में, हिस्ट्री भी जानते हैं आप इसकी। ये कौन है ये जानते हैं। हाँ, ये कौन है ये जानते हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है। अच्छा मीर अफजल साहब, रेती बजरी का ट्रक आप चलाते थे। जी जी, ठीक है, और जाहिर है उसमें अच्छे खासे पैसे भी बन जाते होंगे,
ये अचानक ईदी की तरफ आपको किसने मोड़ा या खुद ही, क्या कहानी क्या थी? जी, ईदी की तरफ ऐसे कि वो रेती के ट्रक पे एक दिन एक मज़दूर हमारा ज़ख्मी हो गया, तो उसको हम लेके आए सिविल अस्पताल में। तो यहाँ पहले से कुछ इमरजेंसी चल रही थी, एक्सीडेंट के कोई मरीज़ ईदी की गाड़ियाँ लाई थी, तो वो गाड़ियाँ खड़ी थी। तो इतने में एक कोई पुलिस अफसर डीएसपी थे या कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, वो आए तो उन्होंने बोला भाई ये गाड़ियाँ हटाओ यहाँ से, ये किसने खड़ी की हैं। तो एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने बोला कि ईदी वालों की गाड़ियाँ हैं, ये अंदर खून दे रहे हैं, जो एक्सीडेंट केस ये उठा के लाए हैं उनका खून बहुत ज़ाया हुआ और ये खून दे रहे हैं। तो मैंने ये बात सुनी, मैंने बोला ये तो अच्छा काम है, कौन लोग हैं ये? हाँ, ये तो अगर वो उठा के भी लाए हैं, खून भी दे रहे हैं। तो फिर मैंने इस मालूमात की, तो मेरे को ये अच्छा लगा कि इसमें हम जो, तो जब मैं इसमें आने की कोशिश की, अल्लाह ने किया मैं तो हो गया इसमें। फिर इसमें यह है कि उस टाइम से लेके अभी तक यानी मैं कर रहा हूँ, मेरे को किसी ने कुछ छेड़ा नहीं, ना मैंने गलत काम किए और ना मेरे साथ किसी ने कोई बात की, बस चल रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो लेकिन एक बात बताएं, मतलब अब उस वक्त भी जाहिर है कि ख़ानदान था, फैमिली थी, जिम्मेदारियां होती हैं, तो जब आपने कहा घर वालों को, जाहिर आपने बताया होगा कि जी मैं ये काम छोड़ के अब मैं ईदी साहब के साथ जा रहा हूँ, तो क्या 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 कहा था? नहीं, उस वक्त मेरी शादी नहीं, उस वक्त शादी नहीं, शादी बचे हुए थे आप। शादी सही है। तो यही बात, मतलब इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि ज़ाहिर है दर्दमंद दिल तो सबके पास होता है। हम जैसे लोग अपना दिल मार के और रोज़ी रोटी के चक्कर में लग जाते हैं और फैमिली को जो है उनके कंसर्न्स होते हैं। आप लोगों ने अपने आप को वक्फ किया एक फलाही काम के लिए, तो मैं सबसे पहले तो मैं सलूट करता हूँ कि वाकई अल्लाह काश हमें भी इतनी हिम्मत दे कि इस तरह आप दिन रात वक्फ करें। आप फैमिली भी, हाँ, बातें कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये क्या जज्बा था? मतलब जाहिर है जैसे ज़रार ने भी पूछा कि घर वालों की तरफ से भी होगा कि सईद खान के मतलब क्या अच्छी खासी नौकरी हो गई, और क्या छोड़ के क्या क्यों ऐसे कर रहे हैं? तो आपने उनको कैसे बताया कि नहीं, मैं मेरे अंदर ये जज्बा है और सारा कुछ? घर वाले परेशान ज़रूर होते हैं और उनको कन्फ्यूजन होती है कि यार आज शहर के हालात ख़राब हैं और सईद बाहर है और मीडिया पे इस किस्म की खबरें आ रही है कि फ्रंट लाइन पे, फ्रंट लाइन पर है, सिर्फ बाहर है। हाँ, फ्रंट लाइन पर, मतलब यूँ समझेगा हम एक मास पे होते हैं हर वक्त, और वहाँ किसी किस्म के भी हालात जो है वो हमारे सामने दरपेश, उनको तशवीश होती है, परेशानी होती है, लेकिन उनको काउंसिल करके थोड़ी ये उनको बता के कि यार ये एक शोबा है, अब हम इसमें आ चुके हैं और अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुना है और हम अल्लाह हमसे ये काम ले रहा है, हम चाहे या ना चाहे, बस अल्लाह ने हमारे दिल में ये डाल दी बात और हम इसमें लगे हुए हैं। और जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात चाहेगी हम इसमें लगे रहेंगे और इंशाअल्लाह इखलास वाले वैसे भी हिदायत के चराग होते हैं, तो इखलास जिस बात में और जिस काम में हो अल्लाह पाक उस काम में ज़रूर तरक्की आता है। बिल्कुल सही अच्छा बात। मीर साहब, आमतौर पे समझा ये जाता है कि ये जो एम्बुलेंस वाले लोग होते हैं इनको सिर्फ ड्राइविंग आनी चाहिए, वो गए मलबे में से जो है लाश निकाली या ज़ख्मी को निकाला या जहाँ कहीं आग लगी, 100 तरह के हादसा होते हैं, बस इनका काम यह है कि वहाँ से जो आदमी है उसे उठाया और हॉस्पिटल पहुँचाया। ये मामला क्या इतना ही सादा है जितना लोग समझते हैं? नहीं जी, इसमें सही आपने सही बोला ये जिस तरह, लेकिन ये इतना सादा नहीं है। ये जब हम मरीज़ को उठाते हैं ना जी, बहुत सारी जवाबदारियाँ हमारे पे होती हैं, ज़ख्मी रोड से या गन शॉट का कोई बहुत सारी जवाबदारियाँ होती हैं हमारे सर। बीमार जब उसको उठाते हैं तो उसका देखें, इमरजेंसी सिर्फ 3 लोगों के लिए होती है, गन शॉट, एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, इसको हम इमरजेंसी बोलते हैं। इन तीनों में से भी सबसे ज़्यादा सख्त जो है हार्ट अटैक, उसके पास हमारे हिसाब में 4 से 5 मिनट होते हैं। घर में देखते हैं कि भाई ये बंदा जो है अभी थोड़ा सा सांस ले रहा था, अभी ख़त्म हो गया। उसके बाद भी हमारी कोशिश होती है अगर 4 मिनट में ये अस्पताल पहुंच जाए ना, डॉक्टर साहब हमसे पूछते हैं कितनी देर से ये कंडीशन है, तो उनको हम बताते हैं जी 4-5 मिनट पहले ये बंदा सांस ले रहा था,
ऑक्सीजन लगाते हैं, 4-5 पंप करते, वाला करते, उसमें जान आ जाती। यानी कई केस ऐसे हो चुके हैं कि वो बंदे, उनके जो वारिस हैं, रोते रोते वो फिर हंसने भी लग जाते हैं। अजीब सी एक कैफियत उनकी होती है कि देखो ये बंदा बच गया। अच्छा अफजल साहब, ये बताएं कि हमेशा ये आता था, इस शहर ने बहुत खून देखा है, ठीक है, चाहे वो नस्ली बुनियादों पर हो, लिसानी बुनियादों पर हो, मजहबी बुनियादों पर हो, हमेशा अखबारों में खबर लगी कि फायरिंग हो रही है दोनों जानिब से। जी, जी। और ईदी के और जो दूसरे फलाई इदारों, उनके वर्कर्स उसके बीच में से जा कर के ज़ख्मियों को और उनको उठा के लाते हैं, तो ज़ाहिर है आप लोग अपनी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डालते हैं। और ये ज़ाहिर है लोगों के लिए करते हैं आप, तो उसमें कभी खौफ महसूस हुआ कि मतलब ज़ाहिर है एक जगह हो रहा है, दो गिरोहों के दरमियान फायरिंग चल रही है, लोग बेचारे ज़ख्मी पड़े हुए हैं, फिर भी या आदी हो गए हैं, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है? नहीं, ये अभी थोड़ी देर पहले मैं बाहर ये भाई से भी बात कर रहा था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, ये बेनज़ीर के दौर की बात है, खुदादाद कॉलोनी में हालात बड़े ख़राब थे और एक जीप के ऊपर फायरिंग हुई। तो 3 बंदे उसके अंदर थे, उन पे फायरिंग हुई और एक बंदा नीचे गिर गया उससे। 2 अंदर थे, एक नीचे गिरा हुआ था। गाड़ी बिल्कुल छन्नी थी गोलियों से। मैं पहुंचा तो मैंने उनको देखा तो वो तो अभी जो है, हालांकि एक आसान था मेरे से ऊपर उठाने के लिए, लेकिन जो नीचे था वो उसमें सांस था। मैंने बोला इसको किसी तरह मैं उठाऊं कि अस्पताल पहुंचे, शायद ये बच जाए। खैर वो जो हमारा तरीक़ाकार होता है, अकेले में कोई भी नहीं है, मजबूरी से उठाने से, उस तरीके से मैंने उस बंदे को उठाया, जैसे गाड़ी के अंदर रखा, दोबारा फायरिंग शुरू हो गई। तो मैं जल्दी में उसको लेके निकल गया जिना अस्पताल। तो हालांकि फायरिंग उस टाइम में भी हो रही थी कि जब मैं उधर गया हूँ। जैसा आपने अभी फरमाया कि आपको दहशत मालूम नहीं होती, ये जब सेंटर से निकलते हैं ना जी, तो खुदा की कुदरत है, ये डर हमारे दिल से निकल जाता है। हमें ये पता है कि हमारी अगर मौत अल्लाह ने नहीं लिखी तो हमें अल्लाह बचाएगा, जो गोली हमारी तरफ आएगी वो हमें नहीं छूएगी। कई दफ़ा ऐसा हुआ है, हमारी गाड़ियों में सुराख हो गए। मेरे ड्राइवर साइड का पिलर अगले शीशे से लेके पीछे 4 पिलर गोली ने क्रॉस किए, बिल्कुल साथ से। लेकिन अल्लाह की तरफ से हमारी ज़िंदगी थी, कुछ भी नहीं हुआ। रात के टाइम में गाड़ी पे फायरिंग होती थी, आगे गोलियां रोड पे लगती थी, आग निकलती, लेकिन हमने परवाह नहीं की। हमने परवाह नहीं की। अच्छा, एक छोटे से एक वक्फा लेना है मुबशर, और वक्फे के बाद मीर अफजल साहब और सईद साहब से गुफ्तगू जाएगी। हम बात कर रहे हैं ऐसे हीरोज़ से जो हमारी ज़िंदगी में हमारी नज़रों के सामने एक ऐसा काम कर रहे हैं जो अगर हम सबको समझ आ जाए तो हमारे माशरा बिल्कुल ही सुधर जाए। अफजल साहब, आपकी कहानी मैं सुन रहा था, मुझे सिर्फ ये बात बताएं, जाहिर है आप लोगों की ज़िंदगी, शहर की ज़िंदगी ईदी साहब के बाद बहुत बदल गई है। जब ईदी साहब थे वो आपकी, जाहिर है आपके लिए भी मशअले राह थे, हमारे लिए भी। तो क्या पैगाम वो देते थे आप लोगों को, वर्कर्स को बिठा करके? क्या बात होती थी जब ये शहर खून में नहा रहा था, जब ऐसी बातें होती थी? तो जाहिर है उनकी तरफ से कोई चीज़ आती होगी आप लोगों को कि इस तरह हमने करना है, सारा प्लान बनाना है। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से ये हमें होता था, और कोई ज़्यादा बड़ी इमरजेंसी होती थी ना, वो ख़ुद भी हमारे साथ जाते। वाह, बड़ी इमरजेंसी। तो जैसा मैंने पहले भी ये बताया कि जब इमरजेंसी में हम पहुंच जाते थे, अभी उनका नाम आता है ना तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते। कोई बात ऐसी होती है कि हमारे जो बस, तो वो जब जाते थे तो देखते थे कि भाई काम सही हो रहा है। अगर कोई बंदा गलती कर देते, जैसे अब मैं गया, मैंने गाड़ी खड़ी की, मैंने चाबी यहाँ रखी, अब गाड़ी मैंने स्टार्ट करनी है, वो चाबी मेरे से भूल गई। तो इधर उधर देखा, क्या देख रहे हो? भाई साहब चाबी रखी, अरे ये पड़ी है ना, मेरी आंखों से देखो ये पड़ी है। तो ये बात उनकी याद आती है ना, तो मतलब जब डांटते भी थे तो ये उनका इंतहाई गुस्सा था। सबसे ज्यादा, इससे ऊपर गुस्सा नहीं करते थे हम पे। समझाते थे कि भाई बड़ा इस चीज़ का ख्याल, लेकिन वर्कर पे गुस्सा नहीं करते थे, काम वाले भी कभी। वैसे उनका इंतहाई गुस्सा था। जब वो बोलते थे ना कि मेरी आंखों से देखो, हम समझ जाते थे कि ईदी साहब
नाराज हो। अच्छा, कभी तंगी हुई ऐसी कि कोई माली मुश्किल हो, उन्होंने हेल्प करते हो अपने वर्कर्स की? नहीं, करते हैं, ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताऊं ना कि मैंने कभी उनसे ऐसी दरख्वास्त की नहीं कि मैं बस यही जो भी करता हूं ना, हमारी किस्मत में जो अल्लाह ने लिखा है वो हमें दे रहे हैं, उसका मुआवजा दे रहे हैं, ईदी साहब खुद दे रहे हैं। अच्छा, ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है वो ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी होती है। एक जो प्री हॉस्पिटल ट्रॉमा लाइफ सपोर्टर होता है, रेस्क्यूअर होता है, उसके लिए ईदी फाउंडेशन में ज़ाहिर है कि प्रॉपर जिस तरह ट्रेनिंग है उस तरह नहीं, जैसे आप आते हैं तो आप तजर्बे की बुनियाद पे ट्रेनिंग लेते हैं। आपके यहाँ अमन फाउंडेशन में एक प्रॉपर ट्रेनिंग का सिस्टम है जी। तो दोनों के दरमियान कोलेबोरेशन जब होता है तो आपको क्या फ़र्क लगता है कि इनमें कोई कमी महसूस होती है या आप में कोई ऐसी कमी है जो इनका तजर्बा पूरा करता है, क्या होता है? देखिए, ये सारी चीज़ें बड़ी चेंज हो रही है और पाकिस्तान को भी चेंज होना पड़ेगा। अमन फाउंडेशन एक इंस्टीट्यूट की शक्ल में सामने आए, उनके एक बहुत बड़ा इदारा है, वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं जहाँ मुख्तलिफ़ इदारे वालों को बुला के, जैसे ईदी के वर्कर्स हैं उनको बुलाया, कभी के इलेक्ट्रिक वालों के वर्कर्स को बुला दिया, बेसिक ट्रेनिंग उनको दी, वर्कशॉप करा दिया 2 दिन का 1 दिन का। और इसके अलावा अपने जो उनके वर्कर्स हैं उनके लिए 6 महीने की ट्रेनिंग और महीनों की कुछ मुख्तलिफ हॉस्पिटल में भिजवाते ताकि आप वहाँ असेस करके आ जाए। तो अमन फाउंडेशन जो है वो अपने वर्कर्स की बेहतरीन ट्रेनिंग करता है। मैं जब लियाकत नेशनल में था, मेरे पास टर्शियरी केयर हॉस्पिटल का तजर्बा तो था, लेकिन EMS लाइन का तजर्बा मुझे अमन फाउंडेशन ने दिया। इन्होंने हू बहू वही अमेरिकन सिस्टम का कोड बुक निकाला है जिसमें अल्फ़ा, ब्रेव, डेल्टा, चार्ली कोड होते हैं। वाला ना जी, हमें कोड डिस्पैच कर दिया जाता है कि आप डेल्टा कोड पे जा रहे हो, तो हमारी जो है ब्रेन में आ जाता है, माइंड में कि ये हम इस इमरजेंसी पे जा रहे हैं, ये सिनेरियो हमारे सामने होगा, या 21 का कोड दे दिया जाता है। हमें पता होगा वहाँ ब्लीडर है, कोई ऐसा पेशेंट है जिसका खून ज़ाया हो रहा है, तो हम अपनी PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रेडी करते हैं और जो कोड के हिसाब से ट्रीटमेंट देनी होती है वो भी हम अपने माइंड में रिवाइज करते हैं कि हमें यार ब्लीडिंग हो रही है तो ट्रांजामिन इंजेक्शन हमारी गाड़ी में ट्रांजामिन देना है, हमने 2 IV करनी है, दोनों तरफ से उसको फ्लूइड देना है, बोलस देना है। जाहिर है कभी कभी कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, आप अपना जहन भी नहीं बना सकते। तो मीर अफजल साहब, आपसे ये सवाल है कि अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल से ज़्यादा आपने काम किया ईदी फाउंडेशन के साथ, तो अब बहुत कुछ आपने देखा होगा, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कोई ऐसा वाक़या था कि आपको इतना वो फील हुआ, इतना महसूस हुआ, आप हिल के रह गए कि इसके बाद मैंने कहा मैं नहीं कर सकता ये काम, और फिर उसके बाद आपने दोबारा अपना ज़हन कैसे बनाया? नहीं, खैर ऐसा तो नहीं हुआ। बाकी 1-2 जगह में थोड़ा सा मेरे को दुख, जैसे बोलते हैं, ऐसा हुआ। 2 मिनट चुरंगी के ऊपर एक बिल्डिंग गिरी थी, बिल्कुल सदाब हो गई थी, 4 मंजिल ऐसे प्रेस हो गई। उसके अंदर तकरीबन 70 आदमी मजदूर काम कर रहे थे। उसमें गए हम लोग, यानी 5-6 घंटे तक जो लोग हमने निकाले, उठाए, उसमें ज़िंदा भी थे, ज़ख्मी भी थे। उसके बाद जो भी आ रहा था वो लाश ही आ रही थी। 24 घंटे गुजर गए, 36 गुजर गए काम करते हुए वहाँ। तो 36 घंटे के बाद वो जो क्रेन वाले या दूसरे लोग थे उन पर कोई दबाव पड़ा कि भाई इसको ख़त्म करो। इतना टाइम हो गया, आवाम जब में अब स्मेल आ रही है, जो लाशें पड़ी हुई, इसको ख़त्म करो। उन्होंने उल्टी सीधे ब्लेड मारने शुरू किए। तो शावर वाले को मैंने बोला, जहाँ आप ब्लेड मार रहे हो, यहाँ ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ बंदे हैं, तो आप जैसे ब्लेड मार रहे हो तो ये तो और ख़राब होंगे। अब जिसका बंदा कट गया, वो सामने उनके वारिस खड़े हैं, वो आएगा तो उसका दिल क्या बोलोगे? थोड़ा ख्याल से इसको सुकून से करो। ऐसे जैसे घंटी कानों में बजती है ना कि भाई मेरे को निकालो मैं जिंदा हूँ, मेरे को निकालो मैं जिंदा हूँ, ऐसी आवाज़। उस बंदे को मैंने बोला यहाँ से आवाज़ आ रही है। बोला आपके कान बज रहे हैं, आप हटो यहाँ से। मैंने बोला खैर हटूंगा तो नहीं, आवाज़ आ रही है यहाँ से। तो इतने में एक और बंदा था, उसने बोला यार जब ये बोल रहे आवाज़ आ रही है तो आप थोड़ा रोको इसको, मशीनरी बंद करो ज़रा। तो जब उन्होंने मशीनें बंद की तो आवाज़ आ रही थी, भाई मैं जिंदा हूँ, मेरे को निकालो।
तो ये फारूक सतार साहब वहाँ मौजूद थे। अच्छा। इन्होंने उनको बोला यहाँ से सुराख करो, तोड़ो इस जगह को, देखो क्या है इसमें। तो पिलर था एक, वो फायर ब्रिगेड वालों ने काटा उसको, बिल्कुल सही जैसे आप और आमने सामने हम बैठे हुए बात कर रहे हैं ऐसी आवाज़ आ रही थी। भाई मैं जिंदा हूँ, ठीक ठाक हूँ, मेरे साथ जो 4 बंदे थे वो मर गए। वो एक पिलर था, पिलर की ऐसी आड़ में उसको अल्लाह ने बचा लिया, जिसको अल्लाह जिंदगी दे। अल्लाह रखे उसे कौन अच्छा, चखे। उसी बंदे के वारस खड़े हैं लाश के लिए गाड़ी रोक के, ईदी की गाड़ी उन्होंने रोकी, अभी लाश निकली, हम लेके जाएं। जब वो बंदा बाहर निकला तो उसका 10-11 साल का एक बच्चा था, उसकी नज़र पड़ी ना, आप यकीन करो, ज़मीन से 4 फुट उठा, मेरा बाप जिंदा है, मेरा बाप जिंदा है। अल्लाह, इससे बड़ा इनाम क्या मिल सकता है? इससे मेरे को एक अजीब सी कैफियत हो गई। मैंने बोला देखो ये बचा इसमें, अल्लाह ने वाकई तो उसमें ये थोड़ा सा आपके रूप में फरिश्ते दिए हैं ईदी साहब ने जो छोड़ के गए। एक फाइनली सईद साहब, ये क्योंकि लोगों में इतना शऊर नहीं होता, जैसे आपने कहा हार्ट अटैक हो जाता है या कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो जैसे तरीका आप बता रहे थे, तो लोगों के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए भी कोई एक क्या करे वो इस इमरजेंसी में, क्योंकि ज़्यादातर लोग पैनिक कर जाते हैं, वो बिल्कुल घबरा जाते हैं कि क्या करे। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक तरीका है कि अगर कोई घर में कोई आपके साथ इमरजेंसी होती है तो क्या करें? कि सबसे पहले तो आप इमरजेंसी अलर्ट करें। आपके शहर में अब मौजूद है 1021 अमन फाउंडेशन, तो अमन फाउंडेशन को इन्फॉर्म करें। और अमन फाउंडेशन से एक फ़ायदा तो ये होगा कि ऑनलाइन वो आपको बता रहे हैं इमरजेंसी का नेचर क्या है, वो कार्डिक इमरजेंसी है या किसी और लेवल की इमरजेंसी है। तो अमन फाउंडेशन को कॉल करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ऑनलाइन रहनुमाई मिलती रहेगी कि अगर जो चेस्ट पेन का पेशेंट है तो टिपिकल चेस्ट पेन है, रेडिएटिंग चेस्ट पेन है या ट्रॉमेटिक चेस्ट पेन है, अलग अलग कैटेगरी में होता है। तो आप जब जैसे ही साइन सिम्टम उनको बताएंगे तो अमन का जो एम्प्लॉय होगा वो आपको गाइड करते चले जाएगा, अब आप ये करें, अब ये करें, एस्प्रिन दे दें या उसकी ये पोजीशन बना दें। तो बाज़ औक़ात इमरजेंसी सही पोजीशन करने से भी बेहतर हो जाती है। यानी कि मतलब वो जो 4-5 मिनट होते हैं जिसमें जिंदगी और मौत का फैसला होता है, उसमें आपकी उसमें घर वालों को परेशान होने की बजाय अपने हवास बहाल रखें। उनके हवास बहाल रहेंगे तो उसकी ज़िंदगी भी बहाल रहेगी। बिल्कुल। सईद साहब, मीर अफजल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल तो चाह रहा है कि हम पूरा प्रोग्राम आपसे बातें करें। आपके दूसरे भाई भी बैठे हुए हैं जो नॉमिनीज थे अवार्ड के साथ, उनके साथ भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। सलाम है आप दोनों के ऊपर, आप हमारे सही हीरो हैं। और मेरा भी दिल नहीं चाह रहा कि आप लोगों से जो बात हुई है ये तो ज़रूर हम बुलाएंगे। और वाकई आपके हीरोज़ हैं, आपके जो अवार्ड्स मिले हैं ज़ाहिर है रिकग्निशन है। और मैं सिर्फ ये खुश हूँ कि पहली दफ़ा किसी ने उन लोगों को जो काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी वक्फ करते हैं, उनके लिए उनको रिकग्नाइज़ किया है। उन लोगों के लिए तो सलाम ईदी फाउंडेशन, सलाम अमन फाउंडेशन। एक वक्फा ले लेते हैं एक, और उसके बाद आपको 3 नए वॉलंटियर से मिलवाते हैं जो कि नॉमिनीज थे इस अवार्ड के और रनर अप रहे। वेलकम बैक। वक्फे से पहले आपने अमन ईदी अवार्ड्स के 2 विनर्स यानी अमन के सईद ख़ान और ईदी के मीर अफजल साहब की गुफ्तगू सुनी। वक्फे के बाद हमने 4 रनर्स अप को दावत दी थी, उसमें से 3 आ सके। एक साहब अल्ताफ़ हुसैन अपनी मसरूफियत की वजह से जिनका ताल्लुक़ ईदी से था नहीं आ सके। अलबत्ता ईदी से अख्तर अली साहब जो दरमियान में बैठे हुए हैं वो तशरीफ़ लाए हैं। इसके अलावा अमन फाउंडेशन से नदीम अहमद साहब तशरीफ़ लाए हैं और दूसरे कॉर्नर पे हैं इम्तियाज़ साहब। वेलकम टू द शो। और आप लोग रनर अप रहे इस अवार्ड में, तो ये बताइए कि नदीम साहब, आपके घर वालों से ताल्लुकात अच्छे हैं? जी हाँ, बहुत अच्छे हैं। जी हाँ। आपको हैरत होती है आपका जिस तरह का काम है, 24 घंटे आप ड्यूटी पे हैं, घर वालों के सब्र की भी एक हद होती होगी, नहीं कैसे करते हैं? जी वो परेशान होते हैं घर वाले। फिर ये कि हम जो सारा दिन जो अपना काम करते हैं, जब हम उनको जब जाके बताते हैं तो फिर वो खुश होते हैं। मगर पहले नाराज़ होते थे, मगर अब नाराज़ नहीं होते।
अच्छा, अब जी हाँ। अब आदत होगी। अख्तर अली साहब के नाराज होते इस हैं। काम में ट्रेनिंग लेनी चाहिए इनको अख्तर साहब से। अख्तर साहब जितनी दहाइयों से वहाँ पे काम सन कर रहे हैं 82 से जी 6 दिन हफ्ते आप ईदी सेंटर में होते हैं, एक दिन आप फैमिली को देते हैं। हाँ, और उसी दिन भी अगर कॉल आ गई तो कॉल आ गई, ऐसा ही है? ऐसे ही है। अब क्या वो आदी हो गए हैं या अभी तक आपको कुछ कहते हैं? नहीं, गुस्सा तो करते हैं लेकिन आदी हो चुके हैं वो इस चीज़ के कि अब ज़्यादातर मैं टाइम वहीं देता हूँ और वो देख के खुश होते हैं टीवी में, जैसे हमारी तस्वीरें आती हैं ये कर रहे हैं, और फिर बच्चे पूछते हैं पापा ये तुमने कैसे किया, ये कैसे किया, ये सब बताना पड़ता है। नहीं, लेकिन मैं अगर आपका बच्चा होता तो आपसे मैं पहला सवाल पता क्या करता कि बाबा आप अच्छे खासे ऑटो इलेक्ट्रिशियन थे, ऑटो इलेक्ट्रिशियन को अच्छे पैसे मिल जाते हैं, ये आपने क्या किया कि पिछले 34 साल से ईदी साहब के पल्लू से आप लटक गए? ये एम्बुलेंस में देखता था तो मेरे को शौक़ होता था चलाने का, तो मैं हंगामे होते थे, मैं कहता था मैं भी इनमें घुसूँ। तो मैं नाज़ाबाद सेंटर में आया था, वहाँ पे मैंने उनको बोला, उन्होंने फिर मुझे भर्ती किया। जब से फिर मैंने को शौक़ बढ़ता गया इस चीज़ का, हंगामे घुस जाने का, या कहीं भी हादसा हो गया, कहीं गोलियाँ चल रही हैं, वहाँ जाने का मेरे को एक शौक़ हो गया। घर वाले मुझे बहुत मना करते थे कि भाई देख ऐसा है। मैं कहता था अम्मा जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, हमारे ईदी साहब अभी ज़िंदा हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मेरा उस्ताद है वो। क्योंकि ईदी साहब के साथ हम शुरू में चलते थे, अभी वो नहीं है, अफसोस तो होता है कि, लेकिन ये है कि फैसल भाई अब वो हिम्मत हमारी बढ़ाते हैं। तो आपके बच्चों का मैं थोड़ा सा वसत से इख्तलाफ करूँगा, मेरे ख्याल में तो बच्चे नाज करते होंगे, मतलब वो तो नाज करते होंगे, जाहिर है क्योंकि हमारे माशरे में बातें तो बहुत लोग करते हैं, काम बहुत कम लोग करते हैं, और आप उन लोगों में से हैं जो वहाँ वाकई काम कर रहे हैं। तो घर वालों की तरफ से बच्चे भी देख करके जाहिर है उनके दोस्तों में या मोहल्लेदारों में वो कहते तो होंगे हाँ हमारा वालिद जो है ना वो ऐसा काम कर रहा है जिसकी जो है जाहिर है एक उन्होंने वक्फ किया हुआ है। तो कैसा लगता है आप? मतलब ये है कि जैसे बच्चे मेरे देखते हैं तो फिर दूसरों को बताते हैं, महल्ले में दोस्तों को बताते हैं, या फ़ोन करेंगे बहन को, भाइयों को, चाचा को, आज देखना है टीवी के अंदर ये चीज़ दिखा रहे हैं, पापा हैं हमारे, आप आन के देखें। फिर वो देख के उनको फ़ोन करते थे, फिर वो खुशी होती थी, मेरे को भी खुशी होती थी कि बच्चे ने ऐसा किया। जब मैं घर जाता हूँ तो फिर बच्चे मुझे खुद बताते हैं पापा हमने आपको टीवी में देखा, आप ये कर रहे थे, आप ये कर रहे थे, आपने ऐसा किया, बच्चों खुशी होती थी। इम्तियाज़ साहब आप ज़ाहिर सबसे यंग आदमी लग रहे हैं बज़ाहिर। बिल्कुल सर। आप ये एज होती है उमंगों की कि जी आदमी कैरियर बनाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, ये सारा का सारा रज़ाकाराना काम है, ये आपके अंदर की खुशी से इसका ताल्लुक़ है, लोगों की शाबाश की ज़ाहिर है आपको परवाह नहीं होती। आपकी एज के कितने लोग आप ही की तरह वॉलंटियर बनना चाहते हैं? मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं, कम लोग हैं, या रोज़गार की मजबूरी की वजह से ज्वाइन करते हैं? आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है? सर बेसिकली मैं जब पटेल हॉस्पिटल में काम कर रहा था तो मेरे दोस्तों ने कहा कि अमन फाउंडेशन एक इदारा आया है जो एम्बुलेंस सर्विस है। उस टाइम मुझे अमन फाउंडेशन का इतना पता नहीं था कि मैंने कहा हॉस्पिटल में इतना काम होता है, इधर मेडिकल लेस लाइस ड्रग्स हैं, एम्बुलेंस में क्या होंगी। चलो वो चले गए। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि मेरी खाला थी डायबिटिक पेशेंट, शुगर लेवल की पेशेंट। एक दिन उनकी शुगर लेवल ग्लूकोज लो लेवल पे चला गया, हाइपोग्लाइसेमिया में चली गई। तो उन्होंने अमन फाउंडेशन को बुलाया, मैं भी उधर था। तो मैंने जब देखा कि अमन फाउंडेशन में डॉक्टर, पैरामेडिक, स्टाफ, नर्स, पूरे इक्विपमेंट हैं और पूरी ड्रग्स हैं, उन्होंने घर में आके पूरा ट्रीटमेंट किया। माशाल्लाह मेरी जो खाला है वो उठ के बैठ गई, जो उसको ग्लूकोज लेवल IV किनोला पास किया। उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए। उधर डॉक्टर का कहना था कि ये इसको अगर 15-20 मिनट और लेट हो जाती तो इसकी डेथ हो जाती। उधर से मैं इंस्पायर हुआ, मैंने देखा खुद के माशाल्लाह इतना काम कर रहे हैं अमन फाउंडेशन। इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स है, कार्डिक मॉनिटर है, जो एक मिनी हॉस्पिटल है इसकी। उसके बाद मैंने अप्लाई किया अमन फाउंडेशन में 2008 में। इसी वजह से, और इसमें एक दुखी इंसानियत की खिदमत हो रही है, जहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ कोई चेस्ट पेन के या हाइपोग्लाइसेमिया के पेशेंट है, ईच एवरी पेशेंट उधर अमन फाउंडेशन जाके उसको मेडिकल फर्स्ट एड देती है, जिसमें डॉक्टर है, स्टाफ नर्स है, पैरामेडिक है।
आप ज़ाहिर है 34 साल से फील्ड में जा रहे हैं, लोग बुरे हैं, अच्छे हैं, शुक्रगुजार होते हैं, या आपको कुछ नहीं समझते, मतलब मिली जुली ज़ाहिर है आपके तजर्बे होंगे, क्या है? नहीं, लोग अच्छे लोग हैं क्या, क्योंकि हम जब एम्बुलेंस लेके जाते हैं, कोई हादसा हो जाता है तो वहाँ लोग हमारे साथ मदद करते हैं। ये नहीं है कि भाग जाएं या हम नहीं उठा रहे, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं इस काम में। अब हम यहाँ बैठे हुए, मतलब ऑफिस में एसी ऑन करके सेट पे हमने तुझसे बातें करनी है ना, हमारा कोई खास टेंशन वाला काम नहीं है, हम फिर भी हमें टेंशन हो जाती है। आपका जो काम है, आप फील्ड में जैसे आप करेंगे, कोई फायरिंग हो रही है, कहीं धमाका हो रहा है, कहीं आग लग गई, उस वक्त तो चले आप एक जज्बे में होते हैं ना, एक रूटीन आपकी चल रही होती है इमरजेंसी की। जब उसके बाद जब आप घर जाते हो सोचते हो कि यार ये तो मतलब मैं किस चीज़ से गुजर के आया हूँ, उसके बाद अपने आप को रिलैक्स कैसे करते हैं, मतलब नॉर्मल कैसे होते हैं उसके? तो ये सोचते हैं, फिर अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम गुजारते हैं, अपनी वाइफ के साथ थोड़ा टाइम गुजारते तो रिलैक्स हो ही जाते हैं। फिर एक ये रूटीन बन चुकी है हमारी, अब तो आदत सी है। अब आदत सी हो गई। ये है ना कि हम जब ये काम में आ जाते हैं तो हमारा ज़हन सिर्फ वही होता है, वही है बस। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हम ख़त्म करते हैं उस काम को तो अपने दोस्तों में बैठ जाते हैं हम, फिर हम कहते हैं यार उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो कहता तूने ऐसा क्यों किया था, इसको ऐसा कर लेता। फिर हम जब घर जाते हैं तो हमारे बच्चे फिर हमें पूछते हैं, फिर हम बच्चों को बताते हैं। अब बहुत से होते हैं कि वो यार तुम ऐसा क्यों चढ़ गए, ऐसे। अबे भाई, जो आदमी जहाँ होता है उस वक्त हमें वही काम करना होता है। सही बात, सही बात। क्योंकि हमारे को तो ये कह दिया कि भाई आप जाएं, हाँ, ये मालिक का काम नहीं है कि भाई आप ऐसा करोगे, वहाँ जाके हमने डील करना है बिल्कुल अपने तरीके से। सही है। अच्छा, आपको मेडल मिला रनर अप के तौर पे, और आपको इस्लामाबाद का रिटर्न टिकट भी मिला। बिल्कुल सर। तो आप लोग इस्लामाबाद हो आए? नहीं, अभी गए नहीं गए? अभी नहीं गए। आप पहले इस्लामाबाद गए हैं? नहीं सर, पहले नहीं, हम पहले नहीं गए। अच्छा, तो जाने से पहले मुबश्शिर से पूछ लेना इस्लामाबाद। मैं इस्लामाबाद गई हूँ। और इनसे ये भी पूछ लीजिएगा ये इस्लामाबाद छोड़ के कराची क्यों आए? सर को साथ लेके जाएंगे सर। अरे बिल्कुल, मैं साथ जाऊंगा, जब करोगे मैं साथ जाऊंगा। मेरा एक छोटा सा इनसे सवाल है कि आप लोगों का क्या, जैसे आपसे पहले भी दोस्तों ने कहा, हम लोगों को भी ये लगता है कि अल्लाह ताला जो है वो खुद चूज करता है अपने अच्छे बंदों को ऐसा काम कराने के लिए। तो क्या ऐसा ही यही आपका ईमान है? जी, हमारा ईमान बिल्कुल यही है। कुछ आदमियों को शौक होता है। जब मैं शुरू यहाँ आया तो बहुत से लोगों ने कहा भाई तुम कैसा गंदे काम करते हो यार, कपड़े तेरे खून में हो रहे हैं, तू ऐसा कर रहा। मैंने बोला यार चलो हम नहीं करते, छोड़ देता हूँ, कोई और करेगा मेरा भाई। यदि मेरा शौक है मुझे करने दो। मेरे घर वालों ने मेरे को घर से निकाला इसी में कि भाई तू वहीं रहा, ये तू हाल देख अपनी क्या हो रही है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम खून के कपड़ों में घर जाते हैं तो वो देख के घर वाले परेशान हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि ऐसे नहीं तुम्हें कुछ लगी है या तुम्हें चोट लगी है। हम कहते हैं नहीं अम्मा, हमने कंधों पे उठाया, क्योंकि जैसे अभी लियाकताबाद का हुआ था तो हम लोग ऊपर गाड़ी नहीं जा सकती थी। सही बात। लोग डर के हमारे बाहर नहीं आए, तो हमारे अपने वर्करों ने पीठ पे रखा और उसको सीढ़ियों से हम लोग नीचे लेके आए। अच्छा, नदीम अहमद साहब, जाहिर है कि प्रोड्यूसर का मुस्तकिल दबाव है और हम एक हद से ज़्यादा बगावत से नहीं कर सकते। आपका बहुत शुक्रिया अख्तर अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एजाज़ बख्शा कि आप तशरीफ़ लाए। इम्तियाज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और ये जो गुफ्तगू है, ये गुफ्तगू बराए गुफ्तगू नहीं है। मकसद इन लोगों को, इन अनसंग हीरोज़ को मदऊ करने का स्टूडियो में ये है कि हम इनकी बातों से लुत्फ़अंदोज़ ना हो, बल्कि इनकी ज़िंदगियों से जितने भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं लें और दूसरों को बताएं। अगर आप में से एक आदमी भी इंस्पिरेशन लेने में कामयाब हो गया तो समझिए कि इस प्रोग्राम का मकसद पूरा हो गया। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।